को वैज्ञानिक तरीके से समझने के लिए सबसे पहले मनुष्य को अपनी आंतरिक संरचना समझनी होगी। आश्चर्य ये होता है कि जी तो सभी रहे हैं, परंतु बहुत कम लोग अपने या अपनी संरचना के बाबत को जानते हैं। यानी गाड़ी तो सभी चला रहे हैं, परंतु ब्रेक, एक्सीलरेटर या स्टीयरिंग के बाबत किसी को कुछ पता नहीं है। अब ऐसे में रोज रोज एक्सीडेंट नहीं होंगे तो क्या होगा? सबको सबसे पहले अपने भीतर क्या क्या है ये समझना जरूरी है। सबको पता होना ही चाहिए कि उसके भीतर वे कौन कौन सी शक्तियां हैं जो उसे प्रभावित कर रही हैं। ये समझे बगैर जीवन बनाया ही कैसे जा सकता है? परंतु यहां एक इसको छोड़ हर कोई सब कुछ जानने में लगा है। अब ऐसे में क्या तो वो गाड़ी चलाएगा और क्या कहीं सुरक्षित पहुंचेगा, और नहीं ही पहुंच रहा है। सभी लोग ये स्पष्ट रूप से समझ लें कि जिनके भी जीवन का जो कुछ भी बुरा हाल है वो इसी कारण है कि वे अपने आप से ही अनजान हैं। अतः 100 बातों की एक बात ये कि जिसे भी जीवन की गाड़ी ठीक से चलानी हो उसे सबसे पहले अपने स्वयं के सिस्टम को समझना होगा। जिस दिन विश्व में बच्चों को स्कूल से ही अपनी संरचना के बाबत ज्ञान दिए जाएंगे, उस दिन संसार से कष्ट छू हो जाएंगे। खैर, अब हम सीधे संक्षेप में मनुष्य की भीतरी संरचना को समझने का प्रयास करते हैं। यदि आप मनुष्य के भीतर की तमाम शक्तियों के बाबत वैज्ञानिक तरीके से विस्तार पूर्वक समझना चाहते हैं, उनका अनुभव करना चाहते हैं तथा उन शक्तियों को सही दिशा भी देना चाहते हैं, तो आपको मेरे द्वारा लिखित किताब मैं मन हूं पढ़नी होगी। अभी तो आत्मा समझने हेतु जितना आवश्यक है वही मैं संक्षेप में बता रहा हूं। मनुष्य जीवन को बाहरी परिस्थितियां प्रभावित करती हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन मनुष्य के जीवन को उससे कहीं ज्यादा उसकी अंदरूनी शक्तियां प्रभावित करती हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन सच यह है कि इन अंदरूनी शक्तियों से ही मनुष्य के जीवन के फैसले हो रहे हैं, और ये अंदरूनी शक्तियां हैं उसका मन, उसकी बुद्धि, उसकी इंद्रियां तथा उसका अहंकार। ये चारों उसके जीवन पर अपना असर दिखाते हैं। साथ ही मनुष्य के जीन्स व डीएनए का भी उसके जीवन पर पूरा असर देखने को मिलता है। और इसके अलावा आत्मा है जो हर मनुष्य में पूरी दृढ़ता से स्थित है। कुल मिलाकर ये 6 मनुष्य के शरीर की वे अंदरूनी शक्तियां हैं जो उसके जीवन को चलाती हैं, और अपने बारे में कम से कम इतना तो सबको पता होना ही चाहिए। यहां ये भी समझ लीजिए कि मनुष्य को सबसे ज्यादा प्रभावित उसका मन करता है, और मनुष्य में एक नहीं 7 मन है। वहीं ये भी समझ लीजिए कि अंतिम मन जिसका केंद्र नाभि है वही आत्मा है। अतः कई लोग आत्मा को मन का एक हिस्सा मानते हैं तथा कई इसे मन से अलग मानते हैं। हालांकि इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। वैसे आत्मा वास्तव में मन का हिस्सा नहीं है, वो तो एक अमनीय अवस्था है। दूसरे शब्दों में कहूं तो आत्मा एक शून्य है। परंतु फिर भी वैज्ञानिक तरीके से समझने हेतु आत्मा को 7वां मन कहना ही उचित है। सो मेहरबानी कर आत्मा मन का हिस्सा है या नहीं, इसमें उलझकर आत्म अनुभव के इस मौके को बेकार मत जाने देना। जितने मनुष्य उतने जीवन। अब चूंकि मनुष्य के जीवन को चलाने वाली उसकी तमाम अंदरूनी शक्तियां सबकी अपनी अपनी और भिन्न भिन्न है, इसलिए सभी मनुष्यों के जीवन भी अलग अलग हैं। यदि सब में कुछ समान रूप से बराबरी पर मौजूद है तो वो सबकी आत्मा ही है। और किसका जीवन क्या होगा ये पूरी तरह से सबकी बची हुई शक्तियों के सामूहिक और परस्पर प्रभावों पर निर्भर होता है। अतः अपने जीवन को सही दिशा देने हेतु सबको उसे प्रभावित करने वाली उसकी तमाम अंदरूनी शक्तियों की कार्यप्रणाली को समझना जरूरी है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उसको प्रभावित करने वाली उसकी भीतरी
को उससे प्रभावित करने वाली उसकी तमाम अंदरूनी शक्तियों की कार्यप्रणाली को समझना जरूरी है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उसको प्रभावित करने वाली उसकी भीतरी शक्तियों को और उनके प्रभावों को अलग अलग पहचानते हैं। और जो इनके प्रभावों को भिन्न भिन्न पहचानता है वही होश में कहा जा सकता है। बाकियों को बेहोश ही समझो। और कहने की जरूरत नहीं कि बेहोशों के जीवन नहीं बनते हैं। जीवन भीतर से बाहर बहता है। ये भी आश्चर्यजनक है कि जीवन बनाने हेतु सबकी निगाह बाहर लगी होती है, लेकिन जीवन की वास्तविकता यह है कि वो भीतर से बाहर बहता है। मनुष्य की भीतरी शक्तियों से ही उसके जीवन की दशा और दिशा दोनों तय होती है। बाहर चारों ओर जिसे भी मनुष्य अपना जीवन समझता है वो सिर्फ उसके भीतर का रिफ्लेक्शन मात्र है। घटनाएं उसके भीतर पहले घट रही हैं तथा बाहर दृश्य में वे बाद में आ रही हैं। यही मनुष्य के जीवन हेतु टाइम और स्पेस का सिद्धांत है। और ये बात अच्छे से समझना सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर कोई अपने भीतर को आवश्यक महत्व नहीं दे रहा है, जबकि उसका पूरा जीवन भीतर से बाहर की ओर बह रहा है। अतः सबको यह समझना ही रहा कि जो कुछ भी समस्याएं उसे बाहर नजर आ रही हैं, उसकी जड़ भीतर ही है। और जब तक वो जड़ का इलाज नहीं करेगा, बाहरी समस्याएं समाप्त होने वाली नहीं है। कहने का तात्पर्य ये कि अपने भीतर को समझे बगैर कोई भी व्यक्ति किसी समस्या से निजात नहीं पा सकता है। यही कारण है कि बाहर जमाने भर के प्रयास करने के बाद भी मनुष्य की समस्याओं का अंत नहीं आ रहा है। बाह्य जीवन माया है। मनुष्य का बाहरी जीवन पूरा का पूरा माया है, क्योंकि वह जीवन नहीं है बल्कि वो उसके भीतर की छाया है। लेकिन दुर्भाग्य से मनुष्य अपनी आंख, कान व बुद्धि के बहकावे में आकर बाह्य जीवन को ही अपना जीवन समझ बैठता है। उसी से वो दिन रात प्रभावित भी रहता है। फिर उसी भ्रम में वो सोचता है कि सारी समस्याएं भी बाहर हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। जीवन और उसकी समस्याएं दोनों भीतर ही हैं। यही कारण है कि तमाम भागादौड़ियों के बाद भी वो न तो कुछ पा पाता है और ना ही उसकी समस्याओं का अंत आता है। और जब तक मनुष्य अपने बाहरी जीवन को अपना मानता रहेगा, समस्याओं का अंत आने वाला भी नहीं है, क्योंकि ऐसे में वो सारे इलाज भी बाहर ही खोजता रहेगा। अतः सबको ये समझना ही रहा कि बाहरी जीवन उसके भीतरी स्वरूप की छाया है। उस बाहरी जीवन के साथ कितने ही प्रयोग करो, कुछ फर्क नहीं पड़ना है। सीधी सी बात है, छाया बदलना चाहते हो तो अपने स्वरूप को बदलना पड़ेगा। स्वरूप बदलते ही छाया अपने आप बदल जाएगी। अतः सबके लिए बेहतर है कि बाहर भागादौड़ी मचाने की बजाय ध्यान अपने भीतरी स्वरूप को सुधारने पर लगाए, क्योंकि बाहर करी गई मेहनतों के जीवन में तब तक कोई विशेष सकारात्मक परिणाम नहीं आते जब तक कि उन मेहनतों को भीतरी शक्तियों का सहारा न मिला हो, क्योंकि बाहर घटने वाली अधिकांश घटनाओं की जड़ भीतर ही मौजूद होती है। जड़ों का इलाज करोगे तो ही बाहर कुछ बदलेगा। आपके चाहने या न चाहने से बाहर कुछ नहीं बदलेगा, न ही आपके द्वारा किए जा रहे बाहरी इलाजों का घट रही घटनाओं पर कोई विशेष असर पड़ेगा। सीधी बात क्यों नहीं समझते कि जिन चीजों के बीज भीतर जमे होंगे, बाहर उनके पेड़ उगेंगे ही। कुल मिलाकर एक बार फिर स्पष्ट समझ ले कि जब तक आप अपने भीतर को समझेंगे नहीं, बाहर का कुछ भी बदलने वाला नहीं है। यही कारण है कि बदलना तो हर कोई बहुत कुछ चाहता है, पर बदल कुछ नहीं पा रहा है, क्योंकि वो बदलने हेतु सारे प्रयास बाहर कर रहा है। उम्मीद है कि ये सीधी बात आपकी समझ में आ जाएगी और आगे से आप जीवन बदलने हेतु ध्यान अपने भीतर लगाएंगे। और ये हो सके इसीलिए मैंने इस बात पर पूरा जोर दिया है। सीधी दिशा पकड़ो।
अब इसमें तो कोई दो राय नहीं कि हर कोई अपने जीवन को संवारना चाहता है, लेकिन वो ये तक नहीं समझ पाता है कि टाइम और स्पेस के सिद्धांत के आधार पर उसके पास दो जीवन है, एक बाहर व एक भीतर। अब चूंकि अधिकांश लोग अपने बाह्य जीवन को ही ज्यादा महत्व देते हैं, इसीलिए वे बाह्य जीवन को सजाने संवारने में लगे रहते हैं। परंतु चूंकि ये प्रक्रिया ही गलत है, इसलिए तमाम मेहनत व सारी प्रतिभाओं के बावजूद सबको नाकामी का ही सामना करना पड़ रहा है। अतः एक बार फिर समझ लो कि बाहरी जीवन आपके भीतरी स्वरूप की छाया मात्र है। ये बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये समझे बगैर आप सही दिशा पकड़ ही नहीं पाएंगे। अतः ये स्पष्ट समझ लो कि जो कोई अपने बाहरी जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है, उसे अपने भीतरी स्वरूप को उस अनुसार बदलना ही होगा। और अपने स्वरूप को बदलना हो तो पहले उसे समझना जरूरी है, उसकी भिन्न भिन्न शक्तियों के प्रभावों को समझना जरूरी है। कुल मिलाकर ये समझ ही लो कि मनुष्य का जीवन उसे प्रभावित करने वाली तमाम भीतरी शक्तियों की कार्यप्रणाली समझने से तथा उनमें सकारात्मक परिवर्तन लाने से ही बदल सकता है। सो अब हम सीधे एक एक कर मनुष्य को प्रभावित करने वाली उसकी भीतरी शक्तियों तथा उसके प्रभावों पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। ए, डीएनए व जीन्स का प्रभाव। डीएनए व जीन्स मनुष्य को प्रभावित करने वाली सबसे पहली शक्ति है, और विज्ञान की मेहरबानी से आज ये सभी जानते हैं कि डीएनए एवं जीन्स मनुष्य को उसके अपने माता पिता से मिलते हैं। और चूंकि वे माता पिता से मिलते हैं, अतः प्रायः उन पर माता पिता के कई प्रभाव देखने को भी मिलते हैं, खासकर शरीर का रंग, शरीर की बनावट, चेहरा, सब कुछ। वहीं कई बार मनुष्य की कुछ आदतें भी उसके माता पिता और उसके पूर्वजों से मेल खा जाती हैं। साथ ही मनुष्य के शारीरिक स्वास्थ्य पर भी उसके डीएनए व जीन्स का पूरा पूरा असर देखने को मिलता है। और हर किसी को अपने डीएनए तथा जीन्स के इन प्रभावों को समझ ही लेना चाहिए। बी, मन की कार्यप्रणाली। मनुष्य का मन मूर्खताओं के बवंडर भी है और शक्तियों का केंद्र भी। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि मनुष्य का ये मन जन्मों जन्मांतर का है, यानी मनुष्य के मन पर उसके वर्तमान जीवन का असर कम है तथा उसके पिछले जन्मों का असर ज्यादा है। और मनुष्य के जीवन की असली बागडोर उसके मन के पास ही है। जीवन का बनना और बिगड़ना दोनों मनुष्य के अपने मन पर निर्भर होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि मनुष्य सिवाय मन के और कुछ नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से मन को बहुत कम लोग जानते और समझते हैं। यहां तक कि आत्मा के साथ मनुष्य के 7 मन हैं, ये भी बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन जीवन बनाने हेतु मनुष्य को अपने 3 उपद्रवी मनों वो उसकी कार्यप्रणाली को भी समझना होगा तथा अपने 3 शक्तिशाली मनों के उपयोग को भी। सच तो यह है कि अपने उपद्रवी मनों को कमजोर करना तथा अपने शक्तिशाली मनों को एक्टिव करना ही मनुष्य का अपने प्रति प्रथम कर्तव्य है। और जैसा कि मैंने कहा कि मन की संपूर्ण कार्यप्रणाली को विस्तार से समझने हेतु आपको मेरी लिखी किताब मैं मन हूं पढ़नी पड़ेगी। उससे आप अपने मन की कमजोरियों को भी तथा उसकी शक्तियों को भी समझ जाएंगे। और फिर रहा सवाल आत्मा का, तो उसके प्रभावों पर तो हम इस पुस्तक में विस्तार से चर्चा कर ही रहे हैं। अतः अभी तो मन के संदर्भ में आप इतना समझ लो कि आपका पूरा जीवन उससे चलायमान है। सो उसे समझने को जितना महत्व दोगे उतना ही आपका जीवन संवरता चला जाएगा, क्योंकि आपके जीवन पर पड़ने वाले अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव के लिए आपका मन ही जवाबदार है। और इसी से आप अपने मन के महत्व का अंदाजा लगा सकते हैं। अब जब मन इतना महत्वपूर्ण है तो उसे समझना ही पड़ेगा। और जैसा कि मैं कह चुका हूं कि मनुष्य का मन उसके जन्मों जन्मांतर का है, तो मनुष्य के वर्तमान मन पर जन्मों से एकत्रित हुई तरंगों का भी पूरा प्रभाव होता है।
और मन को पूरी गहराई से समझने हेतु ये बात हमेशा के लिए जहन में बिठा लेना जरूरी है, क्योंकि इस बात पर गौर करे बगैर मन की कार्यप्रणाली कभी समझ में आने वाली नहीं है। यही कारण है कि मन युगों से सबके लिए एक पहेली बना हुआ है। अब मन समझने हेतु संक्षेप में उसके बाबत जो कुछ भी जानना आवश्यक था मैंने समझा दिया। इसके साथ ही निम्नलिखित चित्र से ये भी समझ लीजिए कि मनुष्य के एक नहीं 7 मन है। इन 7 की कार्यप्रणाली तथा इनके प्रभावों की बाबत तो मैं विस्तार से मैं मन हूं नामक किताब में समझा ही चुका हूं। अभी तो आत्मा को समझने हेतु मन को जितना समझना आवश्यक है बस उतनी ही हम मन पर चर्चा कर रहे हैं। सी, इंद्रियों की कार्यप्रणाली। अब हम इंद्रियों की कार्यप्रणाली पर चर्चा प्रारंभ करते हैं, परंतु उससे पहले एक निवेदन कर दूं कि जब आप अपनी संरचना को वैज्ञानिक तरीके से समझ ही रहे हैं तो फिर मेहरबानी कर पुरानी सुनी सुनाई बातों को बीच में मत लाना, क्योंकि अनेकों ज्ञानियों ने मनुष्य को उसके सिस्टम समझाने हेतु अनेक प्रकार के प्रयास किए हैं और सबने युग के अनुसार शब्दों का प्रयोग भी किया है। किसी ने इंद्रियों को भी मन का ही एक अंश माना है तो किसी ने इंद्रियों को अलग कहा है, किसी ने शक्तिशाली मनों को आत्मा कहा है तो किसी ने मन की शक्तियों को ध्यान चक्र से लेकर कुंडलिनी तक के नाम दिए हैं। सो आप अपनी भीतरी शक्तियों को अच्छे से समझना चाहते हैं तो पुरानी सारी बातों को भूलकर इस वैज्ञानिक तरीके को जहन में उतार लें। इससे जल्द ही आपको अपनी तमाम भीतरी शक्तियों का अनुभव हो जाएगा। और मतलब शक्तियों को पहचानने से है। उन्हें चाहे जिस नाम से पुकारो, क्या फर्क पड़ता है। आप तो इतना समझ लो कि हमें मतलब नाम से नहीं शक्तियों से है। खैर, अब हम सीधे इंद्रियों की कार्यप्रणाली को समझ लेते हैं। कान, आंख, जुबान, चमड़ी, नाक जैसी इंद्रियां बाह्य जगत से मनुष्य का संपर्क स्थापित करती हैं। इन पर मनुष्य के डीएनए व जीन्स का अच्छा खासा प्रभाव होता है। साथ ही मनुष्य की इंद्रियों पर मन का भी पूरा प्रभाव पड़ता है और मन के इस प्रभाव की वजह से मनुष्य को पसंद नापसंद की तरंगें उठती रहती हैं। स्वाद से लेकर सुगंध तक की मनुष्य की तमाम मांगों की जड़ ये इंद्रियां ही हैं और शारीरिक तथा मानसिक जरूरतों की तरंगें छोड़ने वाली ये इंद्रियां भी मनुष्य को खूब दौड़ाती हैं। यहां महत्वपूर्ण ये जानना है कि मनुष्य के मन की ही तरह उसकी इंद्रियों पर भी इस जन्म के साथ साथ उसके पिछले जन्मों का भी पूरा असर होता है। डी, बुद्धि व अहंकार की कार्यप्रणाली। मनुष्य की बुद्धि और अहंकार अपने आप में बड़ी शक्तिशाली फोर्स है। फर्क सिर्फ इतना है कि मन की तरह ये दोनों जन्मों जन्मांतर के नहीं होते, बल्कि दोनों इसी जन्म के होते हैं। ये दोनों बाहर से आकर्षित होकर कई चीजें सीखते हैं और उसी से बढ़ते जीवन के साथ इनकी कंडीशनिंग होती चली जाती है और फिर ये दोनों अपनी हुई कंडीशनिंग के अनुसार बरतते रहते हैं। खास ध्यान रखने योग्य बात एक ही है कि चूंकि ये दोनों इसी जन्म के होते हैं, अतः हमेशा इनका मन से संघर्ष चलता रहता है। अधिकांश समय पे दोनों मन के विपरीत ही खड़े होते हैं और ये स्पष्ट जान लो कि मन और बुद्धि अहंकार का ये संघर्ष ही हर मनुष्य के जीवन का असली संघर्ष है। हर कोई इसी में पिसा जा रहा है। इन दोनों का संघर्ष ही मनुष्य की पूरी जीवन ऊर्जा खाए जा रहा है और इसलिए अपने मन और बुद्धि के बीच चल रहे इस संघर्ष को गहरे से समझना जरूरी है। इन दोनों के संघर्ष को समझे बगैर किसी को अपने जीवन बाबत कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तब तक उसे ये समझ में आने वाला ही नहीं है कि वो कहां और क्यों जा रहा है, वो क्या और क्यों कर रहा है। सच कहा जाए तो मनुष्य के सारे भ्रमों और कंफ्यूजनों के लिए उसके मन और बुद्धि का ये संघर्ष ही जवाबदार है। बुद्धि बाहरी ज्ञान से जीवन बनाना चाहती है और मन अपनी शक्तियों से।
यहां मनुष्य का अहंकार हमेशा बुद्धि के साथ होता है। वो बुद्धि की पकड़ी हर बात को दृढ़ता प्रदान करता है और इन सब के परिणाम स्वरूप ये दोनों मिलकर मन को दबाते चले जाते हैं, जबकि मन को दबना बिल्कुल पसंद नहीं है। बस दोनों में संघर्ष